कब तक हम यूं ही सहते रहें, निर्दोष पर्यटक मरते रहें। कब तक हम यूं ही सहते रहें, निर्दोष पर्यटक मरते रहें। और न जाने कितने देने होंगे इम्तिहान। और न जाने कितने देने होंगे इम्तिहान। बच्चा बच्चा पूछ रहा, क्यों चुप है हिंदुस्तान। बच्चा बच्चा पूछ रहा, क्यों चुप है हिंदुस्तान। गौरवशाली देश हमारा, सबको जिसने दिया सहारा। गौरवशाली देश हमारा, सबको जिसने दिया सहारा। सोन चिरैया कहते जिसको, सोन चिरैया कहते जिसको, हमको है प्राणों से प्यारा। धीरज की भी तो सीमा है, धीरज की भी तो सीमा है। संघर्ष बिना क्या जीना है। धीरज की भी तो सीमा है, संघर्ष बिना क्या जीना है। हर कोई तैयार खड़ा है, हर कोई तैयार खड़ा है अपना सीना तान। हर कोई तैयार खड़ा है अपना सीना तान। बच्चा बच्चा पूछ रहा, क्यों चुप है हिंदुस्तान। बच्चा बच्चा पूछ रहा, क्यों चुप है हिंदुस्तान। दो 2017 की मेरी एक कविता की चंद पंक्तियाँ सुनाते हुए आप सबको नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। और आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 352 लेकर के हाजिर हूँ। जाहिर है आप सब समझ गए होंगे संदर्भ, जो हालात इस वक्त कश्मीर में हैं, देश में जो माहौल है और हमारी सरकार जिस तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब की भी अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। चाहे हमारी व्यक्तिगत समस्याएं कितनी भी हों, चाहे हमारे मन में कितने भी तूफान उठ रहे हों, चाहे हमारी आपस में कितनी भी होड़ हो, लेकिन देश पहले। और उन निर्दोषों की क्या गलती थी, बस यही प्रश्न हर कोई पूछ रहा है। खैर, तो 2017 में भी ऐसा ही कुछ माहौल था और तब इस कविता को मैंने लिखा था। बहरहाल, भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कि और ज़्यादा कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता है। तो बात चल रही है सितंबर 2020 की। मित्रों, मैंने आप सबको बताया कि कहानी में उन दिनों चल क्या रहा था। इस बीच में एक रिक्वेस्ट और करता चलूँ, जिसको थोड़ा बहुत आप लोगों ने माना भी है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 350 ज़रूर सुनिएगा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। बाकी तो मैं कोई कहानी सुनने के लिए इतना ज़ोर नहीं देता हूँ, लेकिन उसको सुनिएगा। अब साहब, बात ऐसी है कि जून महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ था वर्कशॉप करने का, हर महीने, हर सप्ताह के प्रत्येक दिन, मतलब सप्ताह में एक बार। पहले हमने UDID कार्ड पर की जून महीने में, फिर हमने मेडिटेशन और योग के इम्पोर्टेंस पर एक सेशन किया था। उसके अलावा स्पोर्ट्स पर NIPVD के जो स्पोर्ट्स कोच हैं, मिस्टर, नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, नरेश नयाल जी, शायद नरेश जी के साथ में। और फिर उसके बाद में
29 जून से तो मैट्रिमोनियल मीट भी शुरू हो गया था, जुलाई में हमराही कार्यक्रम शुरू हो गया था, और इसी सिलसिले में सितंबर महीने से करियर वर्कशॉप शुरू करने का भी हमने फैसला कर लिया था, और उसके बाद में हिंदी दिवस का साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग मना रहे थे। ये अब तक की भूमिका आप सबको मैं बता चुका हूँ। अब साहब इसमें हुआ ये कि हिंदी दिवस का 14 तारीख का जो कार्यक्रम था वो व्हाट्सएप पर ही हो गया था। 15 तारीख का कार्यक्रम आशु भाषण का था, वो किसी भी पता नहीं किस कारण से लाइव नहीं हो पाया। अगर उसकी जूम की रिकॉर्डिंग कहीं मिलेगी तो ज़रूर अपलोड किया जाएगा उसको। हालांकि अब कोई बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, मैं ये जानता हूँ। डिबेट कंपटीशन ज़रूर यूट्यूब पर लाइव है, आज भी है। और इसी में पता ये भी चला कि जो हिंदी प्रश्नोत्तरी थी जिसको रिंकूलाल जी सर कंडक्ट करवा रहे थे, वो भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है। लेकिन उसमें तमाम साथियों का सहयोग, विनोद भाई से लेकर शिव भाई, जीतू भाई और ओम प्रकाश जी, मैं स्वयं और भी हमारे साथी मुकेश जी, काफ़ी लोगों का सहयोग उसमें भी निरंतर मिल रहा था, दीपक भाई। तो उसके लिए भी यही कहूँगा कि अगर कहीं कुछ उसका मिला अंश तो ज़रूर। अभी वो जूम का एक अलग ही फोल्डर है, उसको मैंने देखा नहीं है दरअसल। लेकिन हाँ, अब मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा समय मिलते ही जो काव्य पाठ की प्रतियोगिता हुई थी, शिव शंकर उपाध्याय जी जिसके जज थे, दीपक भाई जिसके कोऑर्डिनेटर थे, उसके कुछ कविताएं, कुछ झलकियां 2-3 एपिसोड में अगर बनती हैं तो बना करके ज़रूर सुनाऊंगा आप सबको। अब जितने लोग इस कहानी को सुनते हैं उतने कविता को भी सुन लेंगे, दिक्कत क्या है। इसके बाद साथियों बारी आती है समापन समारोह की, और समापन समारोह 20 सितंबर को था, 20 सितंबर 2020। और समापन समारोह था एक भव्य ऑनलाइन कवि सम्मेलन के साथ, और उस कवि सम्मेलन में पुरस्कार वितरण भी होना था। तो उस कवि सम्मेलन में अगर हम बात करें तो हुआ ये कि हमारी एक रीडर हुआ करती थी उन दिनों, हिमांशी बागमार, और उसकी कविता मई में आप सुन चुके थे, जो कि पहले भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप सब ने सुनी भी है, सराही भी है, ऑडियो में भी सुनी है, बहुत लोगों ने शेयर भी किया उसको, उन दिनों भी सुना। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जहाँ पर वो थी वहाँ नेटवर्क नहीं ठीक से काम कर रहा था, तो सरस्वती वंदना भी वो ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाई और अपनी खुद की काव्य रचनाएं भी वो ठीक से नहीं सुना पाई। ये एक विशेष घटना उस कार्यक्रम में रही, और नेटवर्क ने कहीं कहीं गड़बड़ किया। अंजुमन मंसूरी जी थी हमारे बीच में, मध्य प्रदेश से, शानदार कवयित्री हैं। तो अंजुमन जी जब अपना कलाम पेश कर रही थी तो उनके साथ भी नेटवर्क का दिक्कत आई। शिखा दुबे जी मध्य प्रदेश से, एक जाना माना नाम, आप सब जानते ही हैं, हमारी बहुत पुरानी साथी। तो वो भी उस कार्यक्रम में थी, संचालन में ही कर रहा था उस कार्यक्रम का। इसके अतिरिक्त एक रियाजुद्दीन हैं यूपी से, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था, युवा नवोदित, और व्हाट्सएप पर जुड़े थे। और उन्होंने सीमा जी ने उनसे संपर्क करवाया था हमारा कि भाई कि सर ये अच्छा लिखते हैं। और आप मज़े की बात देखिए, 5 साल बाद अब रियाज़ भाई से मेरी बात हुई, क्योंकि जो नंबर मेरे पास था वो लग नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा नंबर उनका मंगवाया सीमा जी के माध्यम से, और अब मेरी रियाज़ भाई से चर्चा हुई। हालांकि अभी उनकी जॉब नहीं लगी है, लेकिन बहुत शानदार कविताएं। ऐसे ही हमारे एक साथी थे धीरज चौधरी लखनऊ से, उन्होंने भी काव्य पाठ किया था इसमें। और उपाध्याय जी तो खैर थे ही, शिवशंकर उपाध्याय जी को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। राहुल सिन्हा भी थे उसमें भाई, राहुल सिन्हा भी कभी कभी त्योहारों की तरह आते हैं प्रतिक्रियाओं के साथ, आप सब जानते ही हैं, और फिर ऐसे गायब होते हैं जैसे
जैसे जैसे क्या कहा जाए, अब जैसे तो ठीक है, जैसे वो ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट वाला ऑप्शन करते हैं ना अपन ऑन, और उसके बाद मैसेजेस गायब हो जाते हैं, उस तरीके से गायब हो जाते हैं। तो राहुल सिन्हा भी उसमें कुल मिला करके थे। तो साहब ये कवि सम्मेलन की कहानी थी। और फिर 251, 151 और 101, क्योंकि 7 दिन तक अलग अलग पुरस्कार देने थे, 3-3 पुरस्कार देने थे, इस वजह से हमने बस ये सोचा था कि ज़्यादा लोगों को भागीदारी मिले, प्रोग्राम ज़्यादा दिन तक हो और ज़्यादा लोगों के सहयोग के साथ हो, और करीब करीब ये सारे ही उद्देश्य हमारे सफल हुए। और हिंदी दिवस पर दोबारा हम वैसा कार्यक्रम भी कभी नहीं कर पाए। शायद तब आवश्यकता भी थी, फ्री भी थे, लग रहा था कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब शायद इतना समय भी ना हो किसी के पास। और वैसे भी अभी वर्तमान में हिंदी की स्थिति काफ़ी ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नायाब कार्यक्रम, वो आज भी लाइव है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो उस कार्यक्रम की ये सब घटनाएं, इस बीच में 350वें अंक के लिए सृष्टि और भाई धीरज गर्ग और आदरणीय देवीलाल बागोतिया सर और कुछ और साथियों ने भी अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, निश्चित रूप से अब मैं आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत आभारी हूं। और मुझे हौसला मिला है कि मैं और जगहों पर भी उस कहानी को शेयर करूं, ताकि और लोगों तक भी इस पहल को पहुंचाया जाए, और जिसको भी जहां भी मौका मिले, जिस भी रूप में मिले, किसी और समस्या के लिए मिले, वो पहल करें और इससे मुख्य धारा के लोगों के बीच में हम अपना एक अलग स्थान बना सकें। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं बताने के लिए दोस्तों, कि हम सब एक दूसरे से इंस्पायर होते रहें। खैर, प्रतिक्रियाएं लेकिन आती रहेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जिन साथियों ने नहीं दी हैं, या मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूँ, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक आपको शेयर कर करके परेशान कर दूँगा। आखिरकार फिर आपको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। खैर चलिए, आज अब इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं, या तो कविताएं सुनाऊंगा, या फिर छोड़े जा रहा हूँ एक रहस्य के साथ। वो कौन सा कार्यक्रम था जिसके बाद रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ? इंतज़ार कीजिए।